ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे ऐसे लोग राब्ते में आते हैं विलिंग बेस के लिए। मुझे जो कॉल्स मौसूल होती हैं उसमें काफ़ी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि बरस हा बरस तक किसी मैदे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते रहते हैं या किसी आसाबी बीमारियों के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते रहते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये मसला मैदे का नहीं था, ये मसला उस तरह की किसी जिस्मानी तकलीफ का नहीं था बल्कि साइकेट्री से रिलेटेड था। ऐसा क्यों होता है? देर क्यों हो जाती है? और ये जो जिस्म पर नफ्सियात के मसाइल का असर आता है, ये कब आना शुरू होता है और कैसे इसको जल्दी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये है वो मौजू जिस पर हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये तो अक्सर देखने में आता जी सर, और ये काफ़ी लिंक्ड है ये बात कि जिस्मानी तकलीफ़ें जो होती है उसके पीछे जो है हमारी जो नफ्सियाती तकलीफ़ें हैं उनका बहुत गहरा कनेक्शन है। इवन जो भी हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हमारे फिजियोलॉजी पर बहुत गहरे असरात डालता है। यानी अगर वैसे भी एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें जी। किसी भी सूरत में, तो हमारी फिजियोलॉजी बहुत इफ़ेक्ट होती है। फिजियोलॉजी से मुराद मेरी है डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे आपने कहा मैदे के मसाइल जो हैं, इसमें स्ट्रेस जो है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। और जितनी भी आप क्रॉनिक फिज़िकल डिजीज़ को ले लें, स्ट्रेस का एक रिलेशन है। जैसे डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है कि अगर आप खुराक भी परहेज़ी खा रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, और अगर आप अपने ज़हनी दबाव को मैनेज नहीं कर रहे, तो डायबिटीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का। लेकिन ये जो भी आपने बात की कि बहुत दफ़ा ऐसी इंक्वायरीज आती हैं कि वो फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट फिजिशियंस के पास जाती हैं, लेकिन असल में उनका मसला जो है वो साइकेट्री से रिलेटेड होता है या नफ्सियाती होता है। जब भी किसी कोई परेशानी का हमें सामना होता है, कोई ज़हनी दबाव, कोई स्ट्रेस होता है, तो वो एक एनर्जी होती है इनफैक्ट। और अगर उसको डील ना किया जाए, अगर उसको प्रॉपर डील ना किया जाए, तो वो स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी का रुख इख्तियार कर लेती है। तो वो डिफरेंट एरिया ऑफ बॉडी में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। सो मच सो साइकेट्री में सर एक डायग्नोसिस है जिसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जिसमें आगे कन्वर्जन भी है, जिसमें आगे और बॉडी एक्स के हवाले से भी सब टाइप्स हैं उसकी। तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो है ही ये कि वो स्ट्रेस की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं, लोगों को झटके लगते हैं, फिट्स समटाइम जिसको हम कहते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, कोई भी सेंसरी या मोटर डिफ़िकल्टी आ सकती है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। राइट। और वो जी, और ये जैसे भी आप बात कर रही हैं, तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि 70% वो केसेस जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मैदे के मसाइल के लिए जाते हैं, उनमें यानी 70% वो हैं जिनका पीछे कॉज जो है वो इसी तरह स्ट्रेस या कोई साइकेट्रिक। यानी मैंने कहा जो भी हमारी सेंसरी और मोटर सेंसेशंस हैं, उसमें जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है रादर के लोगों को दिखाई नहीं दे सकता स्ट्रेस की वजह से। मैं खुद ऐसे केसेस देखती रही हूँ जिसके पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं थी, लोगों का जॉ लॉक हो जाना, एक साइड पैरालाइज हो जाना, फिट्स पड़ना, झटके लगना जिसको कहते हैं। अब वो पूरा न्यूरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो न्यूरोलॉजी से पूरा अपना इलाज और पूरा अपना असेसमेंट वो पूरा रूल आउट होता है, और फिर वहाँ से रेफर होता है कि जी अब आप साइकेट्री में जाएं, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई ख़राबी केमिकल या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं है, कोई वेन का इशू नहीं है ब्रेन की। और स्ट्रेस जो है वो इस तरह की कंडीशन पैदा कर सकती है और वो कन्वर्ट कर देती है हमारे ज़हनी दबाव को हमारी जिस्मानी तकलीफ़ में। राइट। और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। हेडेक है, बॉडी एक्स हैं, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपकी स्ट्रेस से होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ैनब, आप भी कुछ इनपुट देना चाह रही थी। जी सर, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक्चुअली हैं ही ऐसे जिनके पीछे जो रूट कॉज होती है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, या कोई नफ्सियाती मसला होता है, एंग्जाइटी बहुत कॉमन चीज़ होती है, स्ट्रेस बहुत होता है। इट्स लाइक कि हमारे बॉडी में कुछ डिफरेंट स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं
और स्ट्रेस जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। एंड देन जब एक इंसान किसी इस तरह की सिनेरियो से गुजरता है तो तब वो बॉडी जो जहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होता है स्ट्रेस, वहाँ पे पेन शुरू होने लग जाती है। जी जी जी। और इसकी वजह ये होती है कि पीछे मेन इशू ही ये है कि कोई ऐसी बात है जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, कोई ऐसी बात है जिसको पहचाना नहीं जा रहा या वो पहचान में आ नहीं रही है। तो इस तरह के जब वो ऑब्वियसली काउंसलिंग के थ्रू जब डिग इन करते हैं तो असल जो रीज़न है वो सामने आती है, वो पता चलता है कि एक्चुअली मेन चीज़ ये है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में रहती हैं जी जी। और वो ऊपर नहीं आ रही होती हैं। जब कोई हम स्ट्रेस में आते हैं, कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, तो वो ट्रिगर होना शुरू कर देती हैं वो मेमोरीज। और आमतौर पे जब ये सवाल पूछा जाता है ना, एक ख़ास जो इसमें चीज़ ये देखने में आती है ज़ैनब कि जब किसी ऐसे पेशेंट से आप बात करते हैं और अगर कॉज उसकी कोई साइकेट्रिक भी है तो उससे पूछा जाता है कि कोई परेशानी या कोई टेंशन तो नहीं, तो वो कहता नहीं टेंशन वगैरह तो कोई नहीं, बिल्कुल सही कह, लाइफ तो बिल्कुल ठीक जा रही है, कोई मसला नहीं। क्योंकि ज़ैनब ने बात की ना कि वो अनकॉन्शियस या अंडरलाइन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आंसर नहीं किया जा रहा होता है, जो कि अनफिनिश्ड होते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं किया जा रहा होता कॉन्शियसली, यानी शऊरी तौर पर उसको प्रॉब्लम समझा ही नहीं जा रहा होता, तो वो आपकी बॉडी का रुख इख्तियार कर लेती हैं। तो देयर आर सो मेनी मैनिफेस्टेशन और ऑनसेट जो है ख़ास करके फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने में आया है कि वो चूँकि अपनी स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर ये जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन है और जिस्मानी तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आया। आपने सुना होगा कि अक्सर बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जी जी जी। तो वो भी फ़र्क एपिलेप्सी में और ये जो यानी साइकोलॉजिकल फिट्स होते हैं, इनका फ़र्क है वो जो कि वाज़ह तौर पर बताया गया है, प्रोफेशनल्स को पता होता है, एक्सपर्ट्स को। लेकिन ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो है वो कोई अनकॉन्शियस डिज़ायर्स का मीट ना होना है, एड्रेस ना होना है। ठीक। तो वो कभी टांग की दर्द, कभी मैदे में तकलीफ, कभी गर्दन में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कुछ और कभी कुछ आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो और ये दर्दों के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास तो पेशेंट्स वो आते हैं जो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस से गुजरते रहते हैं। बिल्कुल। और वो पूरी यानी कोई भी डिसऑर्डर आपकी बॉडी का कुछ भी। जी जी जी। अच्छा, और ये भी देखने में आता है, जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से एक से ज़्यादा ऐसे केसेस याद हैं कि जिसमें किसी एक स्कैन से गुजरने के बाद फिर वो डॉक्टर को जब दोबारा पेशेंट कन्विंस कर लेता है कि ये मसला एक्चुअली स्कैन ही ठीक नहीं हुआ, जी जी, तो फिर वो एक और स्कैन और फिर यानी बाकायदा डॉक्टर उसको रिकमेंड भी कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब साइकेट्री में तो ये डायग्नोसिस है ना, जिससे मैंने आपको बताया कि वो फिर एक डॉक्टर से तसल्ली नहीं होगी, एक टेस्ट से तसल्ली नहीं होएगी, तो वो मल्टीपल टेस्ट करवाएंगे। अच्छा ये फलां हॉस्पिटल में चलते हैं फलां, और चूँकि तसल्ली होनी इसलिए नहीं होती, टेस्ट ठीक आ रहे होते हैं बिकॉज फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इवन ये भी हो जाता है, ये बड़ी आम बात है कि जब आप किसी खास जिस्म के हिस्से को फोकस करते रहते हैं और उसकी टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट ठीक आती है और आप उसी को ही उसी के लिए फोकस्ड रहते हैं, तो वहाँ कुछ एबनॉर्मलिटी पैदा भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐन इसी तरह से है कि जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अगर बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाजुओं के जो मसल्स हैं वो उस सूरत में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर हम ये सोचते हुए करते हैं कि हम बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो हम सोचते हैं एक्चुअली वहाँ वो चीज़ के डेवलप होने, क्रिएट होने के इम्कानात काफ़ी बड़ी परसेंटेज है कि वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हम उस फिज़िकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जिसकी कोई टेस्ट जो है वो ये नहीं शो करते कि कोई मसला है। टेस्ट ठीक आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको दर्द है या कोई भी डिफ़िकल्टी आप किसी भी ऑर्गन में फील करते हैं, उस सूरत में इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल। और डॉक्टर्स काफ़ी बता देते हैं कि ये आपका ज़रा ज़हनी मसला है या ज़रा आप टेंशन कम लिया करें या इससे एक तो ये बात हम करें कि जब हमारा स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी का रुख इख्तियार कर ले तो वो डिफरेंट एरिया ऑफ बॉडी को बीमारियों में हमें फील होता है कि जैसे कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई ख़राबी है जी। लेकिन अगर साइकेट्री के इश्यूज अगर डायग्नोज्ड भी हों
हम्म, तो भी उससे फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। जैसे एंजाइटी में जी या जी गुस्से में हमारे किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड फ्लो को और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। जी तो इसमें कंटिन्यू स्ट्रेस में रहने से हम्म, ये खराबियां पैदा भी हो सकती हैं। जी जी जी, जैसे अल्सर्स हैं। अल्सर्स हैं और वो चूंकि बहुत सारी और जी चीजें। और बहुत वल्नरेबल हो जाता है। जो लोग कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक इस तरह से होता है कि स्ट्रेस में जब हम होते हैं तो हमारे बॉडी में डिफरेंट एरियाज में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स हैं तो वो रिलीज करते हैं कुछ केमिकल। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बार बार स्ट्रेस में होने के लिए, जो कि हमें प्रिपेयर करता है कि स्ट्रेस से हमें फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो वो कंटिन्यूसली जब वो रिलीज होता रहता है तो वो फिर फटीग का शिकार हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है रादर, और फिर हम बीमारियों को बड़ी जल्दी जो है वो कैच भी कर सकते हैं। अब ये देखिए कि जब पेंडेमिक के इस सीज़न में हमने देखा जी कि वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए जिनका कोई ना कोई डिप्रेशन का फेस चल रहा था, बिल्कुल सही है, जिनको कोई और किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, घर में स्ट्रेसर्स थे या कोई और ऐसी वजह थी, जी तो उनके यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वबाएं होती हैं वो भी उन्हें ज़्यादा मुतासर करती हैं। और हमारी जो ज़हनी सेहत है ये इतनी इम्पैक्ट करती है हमारी जिस्मानी सेहत को, और इसी तरह से अगर हम जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें तो वो भी हमारी ज़हनी सेहत को इम्पैक्ट करती है। लेकिन हमारा ज़हनी तौर पर साउंड होना हमें जिस्मानी बीमारियों से बचाता है बहुत ज़्यादा। जी जैसे भी थोड़ी देर पहले मोहसिन साहब आपने बात की ना कि अगर किसी ख़ास बॉडी के एरिया को हम समझें कि इसमें कोई डिफेक्ट है और वो चाहे हो ना वैसा फील होना शुरू हो जाता है, जी तो ये एक नफ्सियाती आप समझ लें कि एक स्टेट होती है कि जिसमें हम ऐसा फील करना शुरू कर सकते हैं और वो बढ़ते बढ़ते कोई एक साइकेट्री प्रॉब्लम तक भी जा सकती है। बहुत बड़ी ताकत है हमारी तवज्जो की ताकत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारी जो अटेंशन है या तवज्जो है ये तो सिचुएशंस को क्रिएट कर सकती है, ये एनर्जी फ्लो करती है और वैसी ही फसल उगा देती है जैसे कि हमने सोची होती है। तो इस चीज़ पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी तवज्जो जिस तरफ मरकूज कर रहे हैं उस सिचुएशन ने उस चीज़ ने डेवलप हो जाना है, और अगर वो हो जाना है तो फिर हम सोच कर सोचें। जैसे कि हम बगैर सोचे बाजू का सोचते हैं, तो सोच कर सोचें कि अब हमें क्या सोचना है। बिल्कुल सही। और अपनी सोचों के बारे में ज़रूर एनालिसिस करें कि हमारा जो सोचने का अंदाज़ है ये रियलिस्टिक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस बारे में एक एग्जेक्टिव स्किल भी है जिसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं, जिसका मतलब ही ये है कि ऐसी सलाहियत का होना कि आप अपने एनालिसिस कर सकें, अपनी सोचों के बारे में सोच सकें कि मेरी सोच ठीक है या नहीं ठीक है।